देखिए NAS 2024 के लिए विज्ञान की प्रैक्टिस सेट है। इसमें 10 क्वेश्चन है, तो वो एक एक करके हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक सुबह यश ने देखा कि उसके घर के सामने की गली और मुख्य सड़क बारिश से पूरी तरह गीली थी। 1 घंटे बाद उसने देखा कि सड़क सूख गई थी, पर घर के सामने वाली छोटी गली अभी भी गीली है। यश यहाँ रहता है, ऊपर से उसका दृश्य ऐसा दिखता है। तो इस तरीके से उसका दृश्य दिख रहा है। यहाँ पे मुख्य सड़क है, यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं जहाँ पे यश रहता है, ये यश का घर है और ये छोटी सी गली है। तो यश ने जो देखा उस पे वो क्या बातें कर रहा है, हम वो प्रश्न को देखते हैं। यश ने जो देखा उस बात पर वर्णन इनमें से कौन सा कथन में किया गया है। पेड़ों की छाया के कारण मुख्य सड़क और गली में बाष्पन की दर अलग अलग थी। देखिए बाष्पन मतलब क्या होता है, जब हवा चलती है तो अगर कहीं पे पानी है, तेज हवाएं चलेंगी तो ये बाष्पित होकर ऊपर की तरफ उड़ती हैं और ये वहाँ से हट जाता है, मतलब पानी वहाँ से चला जाता है। अब अगर जगह कम होगी तो वहाँ पे बाष्पन की दर कम होगी और सड़क चौड़ी होगी तो उस पर बाष्पन की दर ज़्यादा होगी। तो ये ऑप्शन आपका पी सही है। मुख्य सड़क पर ज़्यादा वाहन चल रहे थे जिसके कारण सड़क जल्द सूख गई। देखिए अगर कोई भी चीज़ है वहाँ पे अगर वाहन आ रहे हैं तो वहाँ से उनका पहियों से भी टच हो रहा है पानी और साथ साथ में उनमें हवा भी आती है, तो ये यहाँ पे भी बाष्पन की दर थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो मुख्य सड़क पर ज़्यादा वाहन चल रहे थे जिसके कारण ज़्यादा जल्दी सूख गई, तो ये भी कारण आपका सही हो सकता है। मुख्य सड़क के चौड़े हिस्सों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई थी जिससे पूरी तरह से सड़क गीली हो सके। तो ये तो गलत है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि पूरी तरह से गीली थी, तो ऑप्शन नंबर आर गलत हो जाएगा। तो इसमें से क्या क्या ऑप्शन सही हो सकते हैं, पी और क्यू, पी और आर, क्यू और पी और पी क्यू आर। तो यहाँ पे पी और क्यू दोनों सही हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल पी और क्यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए सामान्यतः कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है और क्यों। हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए ये हाइड्रोजन गैस का प्रयोग नहीं करते, ये अत्यंत क्रियाशील गैस होती है, तो हाइड्रोजन तो नहीं आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं हम अग्निशामक यंत्रों में, लेकिन उसका रीजन क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यह आसानी से संघनित हो जाती है, क्योंकि यह गैस भारी होने के कारण आग को कंबल की तरह लपेटकर ऑक्सीजन से संपर्क खत्म कर देती है। जब भी आग लगती है कहीं पे, तो अगर हवा मिलेगी उसे तो वो बहुत तेज़ी से जलेगी, और अगर उसे हवा मिलना बंद हो जाती है तो वो बुझ जाती है आग। इसी तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उसको ऑक्सीजन से का संपर्क खत्म कर देता है आग से, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा में एक गतिविधि के दौरान छात्र ने आलू को काटकर एक प्लेट पर रख दिया, उसके बाद उसने आयोडीन की 3 बूंदें उस पर डाली, उसके बाद देखा कि आलू का रंग बदलकर काला और नीला हो गया। यह गतिविधि क्या स्पष्ट करती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब भी हम आलू को काटकर उस पर आयोडीन की बूंदें छिड़कते हैं तो वो उसका कलर बदलकर नीला और काला हो जाता है, नीला और काला हो जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसमें क्या पाया जाता है, मंड पाया जाता है। मंड को ही हम क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। स्टार्च किस किस में और पाया जाता है, ये रोटी में भी पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, गन्ने के रस में पाया जाता है, तो ये स्टार्च को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग के दौरान 3 सिलेंडर लेता है, उसमें गैस या पदार्थ को भरकर पिस्टन की सहायता से उस पर दाब लगाने व संपीड़ित करने का परिवर्तन देखता है। छात्र द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सही है चुनना है हमें। एक 3 तरह से सिलेंडर हैं, सिलेंडर पे एक पिस्टन लगाया हुआ है, जैसे हम पंप से हवा भरते हैं उसी तरीके से यहाँ पे ये इस तरीके से पिस्टन काम कर रहा है, और यहाँ पे क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। तो इस गैस को दबाने का काम पिस्टन कर रहा है और पिस्टन नीचे की ओर दबाव बढ़ा रहा है, नीचे की तरफ दाब जा रहा है। तो क्या बताया गया है, दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है कि गैस से वह तरल बन जाए या तरल से वो ठोस बन जाए। तो 3 तरह से आपके होती हैं, गैस, ठोस और द्रव, जिसे हम तरल कह रहे हैं। तो दाब बढ़ाने पर ये परिवर्तन होता है क्या, देखते हैं। दाब बढ़ाने पर पदार्थों के कणों के समीप लाया जा सकता है। किसी की भी गैस की बात करें, ठोस की बात करें या फिर द्रव की बात करें,
तो उनके जो कण होते हैं दूर दूर होते हैं, दाब बढ़ाने पर वो पास पास में आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। दाब के बढ़ाने और ताप के घटाने से गैस द्रव में बदल जाती है। तो जो गैस है वो किस में बदल जाएगी, द्रव में बदल जाएगी। तो ये भी आपका सही है, क्योंकि इसमें ताप भी बढ़ा रहे हैं और दाब भी बढ़ा रहे हैं। सिर्फ दाब बढ़ाने से ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता, इसमें तापमान की भी बात की गई है। और ए पर फिर से आते हैं, दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होती है। तो ये भी आंसर सही है, अवस्था परिवर्तन हो जाती है। जैसे आपका ठोस डाल दें, ठोस क्या है, पानी बर्फ़ बोल सकते हैं। तो इस पर अगर हम दाब लगाएंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, तरल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसमें उपरोक्त समस्त निष्कर्ष प्राप्त होती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हृदय का पेस सेटर कहलाता है। जो हमारा हार्ट होता है उसको पेस सेटर किसे कहते हैं। देखिए, हमारा सिर्फ एक हृदय ही एक ऐसा भाग है जो खुद ही एनर्जी जनरेट करता है, ये मस्तिष्क से संचालित नहीं होता। मतलब इसके पास खुद ही एनर्जी बनाने का सोर्स है। क्योंकि कभी कभी अगर हमारा माइंड कहने लगे, हमें बुरा लगे, तो हम कह देंगे हमारे दिल की धड़कनें बंद हो जाएं। तो ऐसा करने पे हमारी मृत्यु हो सकती है। तो मृत्यु को रोकने के लिए सिर्फ हमारे शरीर में एक ऐसा भाग है जो हृदय खुद संचालित होता है, मस्तिष्क से कंट्रोल नहीं होता। तो इसमें एसएएन साइनो एट्रियल नोड पाया जाता है। ये ही क्या करता है, खुद एनर्जी प्रोड्यूस करने में सहायता करता है। तो साइनो एट्रियल नोड को ही हृदय का पेस सेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। एक राइबोसोम, एक जानवर की कोशिका, स्वर्ण का परमाणु और पानी का अणु। देखिए, बहुत सारे अणु मिलके क्या बनाएंगे, परमाणु बनाएंगे। और परमाणु मिलके बहुत सारे परमाणु मिलेंगे तो कोशिका का निर्माण होगा। और राइबोसोम इस कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। जो तो हम कह सकते हैं कि आकार में सबसे बड़ा कौन है, तो एक जानवर की कोशिका। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग क्या है। यहाँ पे देखिए, दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक प्रकार की कोशिका पाई जाएगी, अन्य प्रकार की कोशिकाएं नहीं पाई जाती। लेकिन हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के अलावा यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपके पेपर में आ सकते हैं। तो यहाँ पे अमीबा आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक कोशिका के ही उदाहरण हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में मनुष्य आता है, जीव जंतु, जिसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। अब इसमें पूछा है कि एकमात्र दिखाई देने वाला तो इसमें बोला है कि एकमात्र अंग कौन सा है, तो राइबोसोम। राइबोसोम में क्या होता है, उनका डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम में डीएनए पाया जाता है और सिर्फ राइबोसोम ही पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जो अगले जीव के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वथन नली में ताज़ा तैयार NaOH जलीय घोल के 5 मिलीमीटर लिया गया है। उसमें एक एल्युमिनियम का टुकड़ा डाला जाता है। तो नली और बर्नल को गर्म करने पर जली हुई माचिस की तीली को उसके मुंह पर रखा जाता है। तो ऐसा किए जाने पर पॉप ध्वनि के साथ गैस निकलती है। गैस कौन सी होती है। देखिए, NaOH, हम NaOH में जब भी एल्युमिनियम का टुकड़ा डालते हैं, जो फॉल होती है, तो क्या होगा, वो उसे पिघलाएगी और पिघलने पर यहाँ पे एक गैस निकलती है जिसे हम H2 कहते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और वो पॉप की आवाज़ निकलती है, हल्का सा आवाज़ आती है। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तो देखिए, हमारे पास 3 माध्यम है, ठोस, द्रव और गैस। इनमें अगर हम ध्वनि की बात करें कि ध्वनि किस स्पीड से जाती है, तो सर्वाधिक स्पीड रहेगी ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है स्टील, हाइड्रोजन, जल और वायु। तो सबसे ज़्यादा स्पीड होगी ठोस में, क्योंकि स्टील है। क्वेश्चन नंबर 10, अब श्रव्य ध्वनि के संबंध में सत्य विकल्प चुनिए। तो जब हम ध्वनि की बात करते हैं तो श्रव्य तरंगें होती हैं। श्रव्य से पहले आती हैं अपश्रव्य और श्रव्य के बाद आती हैं पराश्रव्य, मतलब उससे परे। तो जब हम श्रव्य ध्वनियों की बात करते हैं, श्रव्य तरंगों की बात करते हैं, तो ये होती हैं
20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। इससे पहले की बात करते हैं तो 20 हर्ट्ज से कम की रहती हैं अपश्रव्य, और परश्रव्य की बात करते हैं तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाती हैं तो इन्हें बोलते हैं परश्रव्य। इनकी बात करें तो परश्रव्य तरंगों और अपश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता। परश्रव्य ध्वनि की बात करते हैं तो इसमें चमगादड़ आता है और कुत्ता आता है। तो ये दो प्राणी हैं जो चमगादड़ और कुत्ता जो परश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। अपश्रव्य की बात करते हैं तो अपश्रव्य में आपका गैंडा आता है, हाथी आता है, भेल मछली आती है, ये अपश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। तो जब हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो हमसे पूछा है अपश्रव्य, तो ये 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियाँ होती हैं। इस तरीके से आपके 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, टेक केयर, गुड लक।